Magad Historia. Know your ancestral history. नमस्ते। आज हम मौर्य वंश की उत्पत्ति के विषय में बात करेंगे। दोस्तों, बहुत समय से यह दुष्प्रचार किया जा रहा है कि मौर्यों की उत्पत्ति निम्न है, किंतु अगर हम प्राचीन अभिलेखों व शास्त्रों को देखते हैं तो यह बिल्कुल विपरीत सत्य को स्थापित करता है। मौर्यों की उत्पत्ति समझनी है तो सबसे पहले हमें इक्ष्वाकु वंश के विषय में थोड़ा सामान्य ज्ञान होना चाहिए। भगवान राम इसी इक्ष्वाकु वंश में अवतरित हुए थे। इसी पीढ़ी में अंत में विष्णु अवतार भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। भगवान बुद्ध जो शाक्य थे, उन्हीं की पिप्पली वन की शाखा मौर्य कहलाई। अब हम इन सभी तथ्यों को प्रमाणों के साथ विमर्श कर लेते हैं। पाली बौद्ध साहित्य से हमें पता चलता है कि कौशल राज प्रसेनजीत भी क्षत्रिय थे, किंतु वह शाक्यों से वैवाहिक संबंध बनाकर उनकी जैसी उच्चता पाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शाक्य कन्या से विवाह करने का प्रस्ताव रखा शाक्य गणराज्य के सामने। किंतु शाक्यों का उच्चता का अभिमान इतना अधिक था कि उन्होंने प्रसेनजीत से संबंध बनाना अपना अपमान जैसा समझा, इसलिए उन्होंने एक दासी को शाक्य कन्या बताकर उससे उसका विवाह करवा दिया। किंतु यह बात आगे जाकर प्रसेनजीत के पुत्र विदुरभ को पता चल जाती है। इससे वह बहुत अधिक क्रोधित हो जाता है कि उसकी मां दासी है। परिणाम स्वरूप कोसल जनपद नरेश प्रसेनजीत के पुत्र विदुरभ ने अपमान का बदला लेने की मंशा से शाक्य गणराज्य पर हमला करके शाक्यों का नरसंहार किया। बहुत से शाक्य क्षत्रिय जान बचाकर उत्तर की ओर सफलतापूर्वक पलायन कर गए। वे सब एक पीपल के वृक्षों के बहुतायत वाले स्थान पर अपना गणराज्य स्थापित करते हैं, जिसे पिपीलीवन गणराज्य के रूप में जाना गया। पिपीलीवन गणराज्य के शाक्यों को मोर पालतू पक्षी के रूप में रखने के कारण इन शाक्यों को मौर्या नाम से प्रसिद्धि मिली और इस गणराज्य के नगर को मौर्या नगर कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथ। मौर्य नगर में चंद्रवर्धन राजा नाम के क्षत्रिय राज्य कर रहे थे। मौर्य नगर में पिप्पलीवन नामक एक गांव था। तब उस नगर गांव समीप शाक्यों के पुत्र पौत्र सकल जम्बूद्वीप में मौर्य अर्थात मौर्य नाम से प्रसिद्ध हुए। तत्पश्चात उनके वंश का नाम मौर्य वंश अर्थात मौर्य वंश पड़ा। आपको यही उत्पत्ति के प्रमाण महावंश में भी मिल जाएगी, टीके में भी मिल जाएगी। अब मौर्यों के वंश के विषय में विमर्श करते हैं। हिंदुओं के सभी ग्रंथों में जहां जहां इक्ष्वाकु वंश की पीढ़ी दी गई है, वहां उन्हें बुद्ध और राम को सम्मिलित किया गया है। आप यहां भागवत पुराण का प्रमाण देख सकते हैं, जहां स्पष्ट रूप से भगवान राम की पीढ़ी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। आप विष्णु पुराण भी देख सकते हैं, जहां भगवान बुद्ध का भगवान राम के बाद उन्हीं की मुख्य पीढ़ी में जन्म हुआ। इसके अलावा आप नरसिंह पुराण का संदर्भ भी देख सकते हैं, जहां इक्ष्वाकु वंश के मुख्य पुरुषों की पीढ़ी दी गई है। इसी में भगवान राम और भगवान बुद्ध का जन्म हुआ और ऐसा लिखा है कि भगवान बुद्ध के जन्म के बाद इक्ष्वाकु वंश समाप्त हो जाता है। यहाँ समाप्त होने का अर्थ आप इस प्रकार ले सकते हैं कि मगध से इक्ष्वाकु वंश समाप्त हो जाता है, उसके बाद यह इक्ष्वाकु वंशी राजवंशी अन्य क्षेत्रों में पलायन कर गए। हालांकि यह ज्यादा समय तक बरकरार नहीं रहा, क्योंकि इक्ष्वाकु वंश के चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ में फिर से मगध का शासन आ जाता है। तो अब तक हमने हिंदू ग्रंथों के अनुसार देखा कि भगवान राम और भगवान बुद्ध एक ही सूर्यवंश की पीढ़ी में पैदा हुए थे। भविष्य पुराण हमें बताता है कि इन्हीं भगवान बुद्ध के वंशज सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हुए। तो इस प्रकार हिंदू ग्रंथों के अनुसार मौर्य सूर्यवंशी है, जो भगवान राम की पीढ़ी से संबंध रखते हैं। इससे पूर्व हमने जाना था कि मौर्यों की उत्पत्ति कैसे शाक्य गणराज्य के विस्थापित शाक्यों से हुई है। सबसे पहला प्रमाण हम उत्तर विहार कथा का लेते हैं, जिसके विषय में कहा जाता है कि यह कथा अशोक के पुत्र महेंद्र की देखरेख में भिक्षुओं के द्वारा लिखी गई है। यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य को स्पष्ट सूर्यवंशी क्षत्रिय बताया गया है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ चंद्रगुप्त के एक भाई विंदुगुप्त का वर्णन किया गया है, जो अन्य कहीं देखने को नहीं मिलता। किंतु ध्यान दें, कुछ लोग मूर्खतावश विंदुगुप्त को विष्णुगुप्त अर्थात कौटिल्य समझ लेते हैं, जबकि दोनों अलग अलग पात्र हैं। विंदुगुप्त और विष्णुगुप्त दोनों अलग है। दूसरा प्रमाण आप त्रिपिटक से ही देख सकते हैं, जहां त्रिपिटक के महापरिनिर्वाण शुद्ध में भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद पिपलीवन के मौर्य आते हैं और वह कहते हैं कि भगवान बुद्ध भी शाक्य क्षत्रिय थे, वह भी शाक्य क्षत्रिय हैं, इसलिए कृपया करके बुद्ध के कुछ अवशेष उन्हें दे दें। हालांकि बुद्ध के अवशेष खत्म हो चुके थे, इसलिए उन्हें अंतिम संस्कार में बची हुई राख मिलती है, जिससे वह अंगार का स्तूप बनाते हैं पिपलीवन गणराज्य में। हालांकि पाली बौद्ध ग्रंथों का गहन अध्ययन से हमें यह पता चलता है कि इस गणराज्य का अंत धनानंद, जिसे दूसरा परशुराम भी कहा जाता है, उसने कर दिया था। इसने चंद्रगुप्त के पिता की हत्या कर दी थी तथा उसकी मां वहां से जान बचाकर भाग गई थी।
इसके अतिरिक्त और महाबोधि वंश का प्रमाण ले सकते हैं, जहां चंद्रगुप्त मौर्य के माता पिता को शाक्य तथा उसको राजाओं के कुलों का बताया गया है। बात स्पष्ट है कि वह एक राजकुमार था। आप महावंश का भी प्रमाण देख सकते हैं, यहाँ पर भी स्पष्ट चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है। इसके अतिरिक्त अगर हम विनय पिटक की बात करें तो उसके शरत्यादिपिनी टीका में चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार का पुत्र कहा गया। इससे स्पष्ट है कि मौर्य शाक्य कुलीन क्षत्रिय ही हैं जो पीपलीवन गणराज्य से संबंध रखते हैं। अब हम अशोकावदान की बात करें तो इसमें वर्णन है कि जब एक ब्राह्मण कन्या सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार से समागम करने की इच्छा प्रकट करती है, अर्थात वे उनसे विवाह करना चाहती थी, तब बिंदुसार मना कर देते हैं और कारण यह बताते हैं कि वह क्षत्रिय हैं और वह स्त्री नाइन है। इस पर स्त्री कहती है कि वह नाइन नहीं अपितु ब्राह्मण की पुत्री है। संभवतः अशोक की मां सुभद्रांगी चंपा की रहने वाली ब्राह्मण की पुत्री थी, यह वही हो सकती है। इसके अतिरिक्त दिव्यादान में अशोक की पत्नी जब अशोक को प्याज खाने के लिए कहती है उसके बीमार होने पर, तब अशोक उसे खाने पर मना कर देता है और कारण यह बताता है कि वह क्षत्रिय है, वह प्याज कैसे खा सकता है। इसके अतिरिक्त इसी दिव्यादान में अशोक का पुत्र कुणाल स्वयं को बुद्ध का वंशज तथा सूर्यवंश से संबंधित बताता है। अब जैन ग्रंथों की बात करें तो वह भी मौर्यों को क्षत्रिय ही बताता है। जैन ग्रंथ निशीथ सूत्र में चंद्रगुप्त मौर्य को अभिजात वर्ग का क्षत्रिय बताया गया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे अभिजात वर्ग का बताया गया है। अभिजात का अर्थ है जो सबसे कुलीन और सबसे उच्च हो। इसके अलावा जैन ग्रंथ बृहद कल्पसूत्र में भी चंद्रगुप्त मौर्य को मयूर पूषकों से संबंध रखने वाला और अभिजात वर्ग का क्षत्रिय बताया है। यहाँ मयूर पूषक इसलिए कहा गया है क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के पिता पूर्वज पिपलीवन गणराज्य से थे, जहाँ पर मोरों को पालने की परंपरा थी और इस गणराज्य को शाक्य गणराज्य के लोगों ने बसाया था, जो विदुरभ के आक्रमण के वक्त वहां से सुरक्षित पलायन में कामयाब हो गए थे। आचार्य चाणक्य लिखित अर्थशास्त्र में राजा के गुणों की चर्चा है। जो गुण इन्होंने चंद्रगुप्त में देखे इसीलिए उनका चयन किया गया। इसमें राजा को महाकुलीन होने की बात कही है। इससे प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त महान कुल से थे। इसके अलावा राजत रंगिणी जो कश्मीर की एक प्राचीन ऐतिहासिक पुस्तक है, उसमें अशोक के बेटे जलौक को शाक्य क्षत्रिय बताया गया है। तो मूल रूप से राजत रंगिणी पुष्टि करती है कि मौर्य शाक्य क्षत्रिय है।